नमस्कार साथियों, बटनेर आईएएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गुरमीत सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं फार्मर ऑर्डिनेंस के बारे में। केंद्र सरकार ने किसानों को मद्देनज़र रखते हुए अभी हाल ही में जो 3 कृषि अध्यादेश जारी किए थे, जो कि बिल के रूप में लोकसभा से पारित भी हो गए हैं, उनसे संबंधित अपने को चर्चा करनी है। वो क्या मैटर है, कृषि अध्यादेश क्या है, सरकार ने क्या महत्वाकांक्षाएं रखकर ये 3 अध्यादेश जारी किए हैं। किसान लगातार इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इन दोनों पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमने इस क्लास का ऑर्गेनाइजेशन किया है। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि ये 3 बिल क्या हैं। तो चलो मित्रों, हम पहला देखते हैं। पहले हम देखते हैं बिल के नाम क्या है। तो पहला बिल है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। मित्रों, इन बिल पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि लगातार पिछले 7-8 महीने से कोरोना चल रहा है और इस कोरोना के कारण हमारे देश में लॉकडाउन किया गया। अब हालांकि अनलॉक शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी पूरे तरीके से लॉकडाउन समाप्त नहीं हुआ है। और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लाइव आकर बात कही है कि इस हाल में, इन हालातों में अगर देश की अर्थव्यवस्था का पहिया किसी ने घुमाया है तो वो कौन है? वो केवल और केवल कौन है? किसान हैं। सभी प्रकार के हॉस्पिटल, सभी प्रकार की फैक्ट्रीज, कंपनियां, दुकानें, सभी प्रकार के उद्योग जब बंद पड़े थे तब चल रहा था सिर्फ और सिर्फ किसान। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को अगर किसी ने जिंदा रखा है पिछले 7-8 महीने में तो वो है किसान। लेकिन उन्हीं किसानों के हितों को ध्यान में न रखते हुए केंद्र सरकार ने जो बिल जारी किए हैं, जो ऑर्डिनेंस जारी किए हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी ये बात बोलते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पिछले 7-8 महीने में सिर्फ और सिर्फ किसानों पर टिकी हुई है, तो ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी कि संसद में एक और स्वतंत्र बहस न करवाकर ऑर्डिनेंस जारी करवा दिए गए। यह भी हो सकता था कि संसद में इस पर बहस करवाई जाए, उसके बाद में इन बिलों को पारित किया जाता है तो वो बात की बात है, या फिर कम से कम किसान यूनियन के साथ एक स्वतंत्र डिबेट रखी जाती, उसमें चर्चा होती, ताकि पता चले कि सरकार की मंशा क्या है और किसानों के हित क्या है, और उसके बाद कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता था। लेकिन नहीं, केंद्र सरकार ने इन सब चीज़ों को एक और रखते हुए अपनी, मैं ये कहूँगा कि मनमर्जी से ही ये 3 प्रकार के अध्यादेश जारी करवा दिए। एक नारा आपने सुना होगा, जय जवान जय किसान, जो कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, क्योंकि उस समय देश की सीमाओं की सुरक्षा में अपना सर्वा जो चीज़ लुटा रहे थे वो कौन थे? जवान थे। और उस टाइम पीरियड में देश की अर्थव्यवस्था को जो बचा रहा था वो कौन थे? किसान थे। तो जय जवान जय किसान ये नारा दिया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक नारा बनकर रह गया। न तो स्वतंत्र तरीके से, या यूं कहें कि शुद्ध तरीके से, न तो जवानों की जय हो सकी है और न ही किसानों की जय हो सकी है। हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अभी पिछले दिनों जून में लगभग 3 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए गए और उसके बाद किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए, और सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए पंजाब में, हरियाणा में, ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पंजाब में लगभग 100 ट्रैक्टरों पे किसानों का एक मोर्चा निकाला गया, एक जुलूस निकाला गया, जिसमें नारा था किसान बचाओ मंडी बचाओ। अब हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, किसान बचाना तो चलो ठीक है, जायज़ है, मंडी बचाने की बात किसान क्यों कर रहे थे? मंडी बचाने से उनका क्या आशय है? और यहीं से हमारी डिबेट शुरू होती है। हम पहला जब ऑडियंस पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि मंडी क्यों बचाना चाहते हैं। मित्रों, आप इस चीज़ से बखूबी परिचित हैं कि जब हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था या आज़ादी से पहले, किसानों के पास अपनी उपज बेचने का केवल और केवल एक ही जरिया था, और वो थी जागीरदारी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था। यानी जागीरदार थे, वो जागीरदार किसानों से खेती करवाते थे और उस खेती में से लगान के रूप में एक हिस्सा उपज का अपने पास रख लेते थे, और उसके बाद किसानों को अगर कुछ फसल बेचनी भी होती थी तो वो जागीरदारों के यहीं बेच सकते थे, और जागीरदार उस फसल के औने पौने दाम ही लगाते थे।
देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी ये व्यवस्था बनी रही। किसानों की लगातार ये डिमांड थी कि वो अपनी ज़मीन के खुद मालिक बनना चाहते हैं और अपनी फसल को अपने मनमर्जी के दामों पे बेचना चाहते हैं। और आपको पता है 1960 के दशक 1970 के दशक में क्या होता है, हरित क्रांति होती है और हरित क्रांति से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो है APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एक कॉन्सेप्ट बन के आया हमारे सामने, APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, कृषि उपज विपणन समिति। यानी कि एक कृषि मंडी बनी, एक कृषि मंडी का कॉन्सेप्ट आया कि भाई प्रॉपर जगह पे एक मंडियां बना दी जाएगी जहां पे किसान अपनी उपज को बेच सकते हैं और खरीदेगा। जो भी व्यापारी उसको खरीदेगा, जो भी ट्रेडर उसको खरीदेगा, वो ऐसे नहीं खरीद सकता, बाकायदा उसको सरकार से एक लाइसेंस प्राप्त करना होगा ताकि सरकार की निगरानी में ये चीज रहे कि इस व्यापारी ने इस किसान से इस दाम पर ये फसल खरीदी है, ताकि किसानों के हितों को सुरक्षित किया जा सके। लेकिन हालांकि इसकी कुछ कमियां रही थी। अभी जो हमारी मोदी सरकार ये 3 ऑर्डिनेंस लेके आई है उसमें सबसे बड़ी बात तो यही कही जा रही है कि भाई हम बिचौलियों को खत्म करने जा रहे हैं। ये जो हम बोलते हैं ना आड़तिया, ये जो APMC की जो बात कर रहा हूं ये कहीं ना कहीं आड़तिया की बात हो रही है। इस बिचौलिए को, इस आड़तियों को निकालना है क्योंकि किसान का शोषण करने का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है। लेकिन यह भी तो हो सकता था ना कि इस APMC में कुछ सुधार करके इसको थोड़ा सा कारगर बनाया जा सके, यह भी हो सकता था। लेकिन जो भी हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी बना दी गई और यहां पे सरकार ने तय कर दिया कि इस फसल का MSP रेट ये है, उस MSP रेट पर ही उस फसल को खरीदा जाएगा। एक ये कह सकते हैं कि एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया कि इससे कम दाम पे आप नहीं खरीद सकते, इससे अधिक आप कितना भी दाम लगा सकते हैं। और वो इन मंडियों में हम फसलों को बेचना शुरू कर दिया। 1960 के बाद लगभग ये जो मंडियां हैं वो अस्तित्व में आई थी। अब हालांकि यहां पे देखिए, जो आड़ती होते थे, जो बिचौली होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, जो फसल खरीदते थे, उनको लाइसेंस प्राप्त करना होता था। और लाइसेंस बनाने के लिए, लाइसेंस देने के लिए कमेटी बनाई गई, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये कमेटी ही क्या करती थी, लाइसेंस जारी करती थी। एक तो उसमें ये हो गया भाई भतीजावाद हो गया कि लाइसेंस किसको जारी करना है, कैसे जारी करना है, ये कमेटी निर्णय लेने लगी। दूसरा, इस कमेटी के जितने भी मेंबर होते थे, जो भी आड़ती होते थे, वो आपस में एक ऐसा कहते हैं ना कि एक कार्टेल बना लेते थे कि भाई हमें इस दाम पर ही फसल खरीदनी है, इससे ज्यादा नहीं लगाना। फिक्स कर लिया कि मान लो गेहूं है तो गेहूं आपको 700 और 800 के बीच में खरीदना है, कभी भी इसका 1500 2000 नहीं लगाना। तो जब ये चीज होने लगी तो सरकार को लगा कि इस बिचौलियों को समाप्त कर देना चाहिए, इसलिए सरकार ये 3 ऑर्डिनेंस लेके आई है। तो हालांकि ऑर्डिनेंस के दोनों ही पहलू हैं, पक्ष और विपक्ष, दिन और रात, काला और सफेद, ये दोनों ही पहलू हैं। सरकार जो अपनी आर्गुमेंट पेश करती है वो बताती है कि ऑर्डिनेंस किसानों के हित में है और किसानों की आय लगभग दुगनी करने का प्रावधान इसमें है। लेकिन जब हम किसान यूनियन की बात सुनते हैं तो उसमें लग रहा है कि किसानों का शोषण है, ये बिल केवल और केवल व्यापारियों के लिए है, उद्योगपतियों के लिए है। हम यहां पे दोनों ही पहलुओं की बात करेंगे कि सरकार का कहना क्या है और किसानों का कहना क्या है। सरकार कह रही है कि भाई अब जब हम APMC की कॉन्सेप्ट को समाप्त कर देंगे, अब किसान किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, कभी भी, किसी भी स्थान पर अपनी फसल बेच सकेगा। और इसके लिए जो बिल जो लाया गया है वो क्या है, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। ये बिल है जो कि लोकसभा में पारित करवा ही लिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि किसान अपनी फसल को कभी भी, किसी भी समय, कहीं पर भी बेच सकता है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? भारत की अगर हम बात करते हैं तो जो एक जोत का जो आकार हम मान लेते हैं, जोत का जो आकार है वो बहुत कम है, लगभग 3 एकड़ से भी कम आकार है। लगभग 60-70% किसान ऐसे हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है और कुछ बड़े किसान हैं। तो इतनी भी संभावना मेरे ख्याल से नहीं है कि किसान एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ही फसल बेचने जा सके। और यहां पे बात हो रही दूसरे स्टेट में। अब मान लेते हैं कि यूपी में मान लेते हैं गेहूं की पैदावार अच्छी होती है लेकिन वहां पर गेहूं का रेट कम है, और केरल में उस समय गेहूं की बहुत ज्यादा डिमांड है,
क्योंकि गेहूं वहां पे कम हुआ है। फिर सिर्फ एग्जाम्पल है। तो क्या आपको लगता है कि यूपी का कोई किसान जो कि 5 एकड़ 10 एकड़ का मालिक है, वो गेहूं की एक ट्राली भरकर और केरल में ले जा सकेगा? क्या ऐसा लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी कि ऐसा संभव हो सकेगा। यानी बहुत ही रेयर चांस है। कोई बड़ा किसान है भले ही ऐसा कर सके, लेकिन जो मध्यम है, जो लघु किसान है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। शायद ही ऐसा कर सकें। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, और यहां पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी फसल को ले जाकर बेचना मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है। सरकार इसमें वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट की बात कर रही है। वन नेशन वन मार्केट, लेकिन ये कहीं पर भी धरातल पर लागू होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। हो सकता है कि इस बिल के बहुत अच्छे रिजल्ट निकले और किसानों की आय वास्तव में दुगनी हो जाए, हो सकता है, लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते इसमें कि ये बहुत ज़्यादा गलत है या बहुत ज़्यादा सही है। हम इसमें अपनी तरफ से कोई आर्गूमेंट नहीं दे सकते। अभी जो भी सच्चाई है कि ये बिल किसानों के हित में है या फिर ये व्यापारियों के हित में है, ये बात भविष्य के घरों में छिपी हुई है। दूसरी बात, सरकार कह रही है कि हम एपीएमसी को समाप्त कर रहे हैं, यानी कि जो मंडियां हैं, कृषि मंडी हैं, उनको समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि किसानों के शोषण का सबसे बड़ा यंत्र यही है। मान लेते हैं सरकार की बात को कि भाई एपीएमसी को आप समाप्त कर दोगे तो जो बिचौलिए हैं वो बाहर निकल जाएंगे और किसान को अपनी फसल के पूरे दाम मिलेंगे। लेकिन एपीएमसी बिहार में तो 2006 में समाप्त हो चुकी है। इसका मतलब बिहार के किसानों की आय बढ़ जानी चाहिए थी, उनकी आय दोगुनी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाबार्ड ने एक शोध किया है, एक सर्वे किया है, और उस सर्वे में उन्होंने बिहार के एक किसान की प्रति महीना प्रतिवर्ष की इनकम निकाली है, जो कि बहुत ही कम है। नाबार्ड के एक सर्वे के अनुसार बिहार के एक किसान की प्रति महीना जो इनकम बनती है, औसत, ये देखिए औसत इनकम है, ये औसत जो इनकम है बिहार में एक किसान की, वो है 7,175, जबकि वहां पर एपीएमसी नहीं है, वहां पे मंडियां नहीं हैं। सरकार कह रही है ना कि भाई ये मंडियां जो निकाल देंगे तो किसान का शोषण जो है वो कम हो जाएगा या बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, किसान की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन हुई तो नहीं। दूसरा, पंजाब में और हरियाणा में अभी भी एपीएमसी चल रही है, और पंजाब के एक किसान की औसत जो मासिक आय है वो 23,133 है और हरियाणा में 18,496 है। तो आप इनका कंपैरिजन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इन कृषि विधेयकों का, इन कृषि ऑर्डिनेंस का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, मैं नहीं कह रहा, लेकिन जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो जबरदस्ती ही हमारे दिमाग में एक प्रश्न क्रिएट हो जाता है कि क्यों, ऐसा क्यों? जब बिहार में एपीएमसी को समाप्त करने के बाद भी उनकी औसत आय नहीं बढ़ रही है, तो हम कैसे मान लें कि पूरे भारत की जो किसान हैं उनकी औसत आय बढ़ेगी? क्योंकि प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं। तो ये है पहला ऑर्डिनेंस, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, जिसका क्या कॉन्सेप्ट है कि किसान अपनी फसल को कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, कहीं पर भी जाकर बेच सकते हैं। लेकिन यह संभव है या नहीं है? एपीएमसी को समाप्त कर दिया जाएगा, उसके बाद किसानों की आय दोगुनी करने का हमारा जो केंद्रीय मंत्री का एक सुझाव है, लेकिन वास्तव में आय दुगनी होगी या नहीं होगी ये आप इन आंकड़ों से देख सकते हैं। दूसरा जो कृषि बिल है, हमारा जो चर्चा का विषय है, वो है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020। बेसिकली इस शब्द को इतना लंबा याद न रख के आपको एक शब्द याद रखना है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। यानी कि इस बिल का उद्देश्य है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब पहले देखते हैं सरकार अपने पक्ष क्या रखती है इसमें, फिर हम देखेंगे किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब यह है कि व्यापारी और किसान के मध्य एक समझौता होगा। व्यापारी बताएगा कि इस किसान को इस एरिया में, मान लेते हैं एक फसल, ये एक एकड़ जमीन है, इसमें किस प्रकार का, किस कंपनी का, किस किस्म का बीज बोना है, उस पर किस प्रकार की खाद
और जो भी उस पर कीटनाशक वगैरह छिड़कने हैं और उसकी कटाई कब करनी है, कैसे करनी है, सब कुछ कौन करेगा? किसान करेगा। लेकिन ये सब कुछ तय कौन करेगा? तय करेगा जिसके साथ किसान का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो जो भी व्यापारी है, जो भी ट्रेडर्स है, वो करेगा। उसके बाद जब ये फसल तैयार हो जाएगी तो इस फसल को वो जो भी व्यापारी है वो इस किसान से खरीद लेगा। अब इसमें सरकार ये कह रही है कि भाई कल को अगर किसी प्रकार की ओलावृष्टि हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए, सूखा पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, मौसम किसी भी तरीके से खराब हो जाए, तो किसान का नुकसान नहीं होगा। नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा उस व्यापारी का। यानी कि हम किसान के हितों की सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन यहां पर यह नहीं बताया गया कि जब इस 1 एकड़ जमीन में कोई फसल XYZ, मान लेते हैं, हम गेहूं की बात ही कर लेते हैं, गेहूं उगाया गया है, तो इस गेहूं को उगाने के बाद जितना गेहूं यहां पे पैदा हो गया है उस गेहूं को किस कीमत पर खरीदा जाएगा? यानी कि यहां पर MSP का उल्लेख मित्रों नहीं है। वो व्यापारी, अब मान लेते हैं कि MSP मान लेते हैं 1950 है, या मान लेते हैं 2000, मान लेते हैं एक बार के लिए, सिर्फ उदाहरण देना है अपने को। मान लेते हैं गेहूं का MSP रेट 2000 रुपए प्रति क्विंटल है। लेकिन यह भी तो हो सकता है ना कि वो व्यापारी किसान से 1500 रुपए में खरीद ले, 1000 रुपए में खरीद ले। एक बनावटी माहौल पैदा किया जा सकता है कि भाई आपने इस 1 एकड़ जमीन में जो गेहूं पैदा किया है वो उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का हमें चाहिए, उसमें गुणवत्ता नहीं है, और इस कारण से आपका गेहूं 2000 रुपए क्विंटल वाला नहीं है, हम आपको 1500 रुपए क्विंटल देंगे। तो किसान क्या करेगा? क्योंकि किसान का कॉन्ट्रैक्ट जब उसके साथ हुआ है तो किसान इस फसल को कहीं दूसरी जगह बेच नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में किसान किधर जाएगा? क्यों सरकार ने यहां पे तय नहीं किया है? मैं सरकार का पक्ष यहां पे मानने को तैयार था अगर सरकार कह देती कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये फिक्स रहेगा कि भाई ये व्यापारी जो है वो किसान से MSP से नीचे नहीं खरीदेगा। लेकिन ये तो बताया नहीं गया। इसका मतलब संभावना है कि वो व्यापारी उस किसान से MSP रेट से नीचे फसल को खरीद सकता है। हालांकि स्वयं प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि MSP को समाप्त नहीं किया जाएगा, कहना अलग बात होती है। इन बिलों में अगर ऐसा उल्लेख होता तो अच्छी बात थी, लेकिन इन तीनों बिलों में कहीं पर भी MSP जैसे शब्द का उल्लेख ही नहीं है मित्रों। इसलिए दिमाग में प्रश्न पैदा होना लाजमी है कि कहीं यहां पर किसानों का शोषण तो नहीं हो जाएगा। अब हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हो जाए, किसानों की आय दोगुनी तिगुनी चौगुनी हो जाए, लेकिन सिर्फ इसके पक्ष को ही ध्यान में रखें, सिर्फ इसके फायदों को ही ध्यान में रखकर हम इसको मान लें, ऐसा नहीं हो सकता। हमें एक सिक्के के दोनों पहलू देखने पड़ेंगे, इसके फायदे भी, इसके नुकसान भी। अब इसमें यह बताया गया है कि अगर मान लेते हैं इन सब के कारण किसान में और उस कॉन्ट्रैक्टर में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो यह मामला जाएगा मित्रों किसके पास? यह मामला जाएगा SDM के पास। SDM साहब इस मामले की सुनवाई करेंगे। पहली बात तो यह है कि SDM के पास तो ऑलरेडी ही इतने काम हैं, वो पहले फ्री नहीं हो सकते। ऊपर से ये काम और दे दिया कि भाई किसान का और व्यापारी का किसी तरीके का विवाद हो जाता है तो SDM सुनवाई करेगा, और अगर SDM के निर्णय से कोई पक्ष संतुष्ट नहीं है तो ये मामला जाएगा जिलाधिकारी के पास, और जिलाधिकारी का निर्णय तो मानना ही होगा। अब मेरा ये सवाल है कि सरकार ने यहां पे न्यायालय जाने से क्यों रोक दिया किसानों को? हम कोर्ट क्यों नहीं जा सकते? हम SDM के पास जाएं, हम जिलाधिकारी के पास जाएं, और मान लेते हैं किसान है, उसके पास 3 एकड़ भूमि है, 3 एकड़ पे उसने फसल उगाई, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो क्या उसके पास इतना पैसा पर्याप्त है कि वो SDM के पास जाए, अपना केस लड़े, वकील को फीस दे, वहां पर वो संतुष्ट नहीं है, जिलाधिकारी के पास जाए, फिर दोबारा से केस लड़े, दोबारा से वकील को फीस दे? यानी उसकी 3 एकड़ की जो फसल होगी वो तो वकील की फीस में चली जाएगी। तो कैसे मान लें कि किसान यहाँ पे सुरक्षित है? कैसे इस चीज को मान लें? जो व्यापारी तो उसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, वो तो केस लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और हमेशा व्यापारी ही जीतेगा। लेकिन किसान के हित यहां पे सुरक्षित मुझे महसूस नहीं हो रहे हैं। और दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे लिए नई नहीं है। इससे पहले भी पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और MP में ये प्रयास हम कर चुके हैं, यानी कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के टेस्ट से परिचित हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के स्वाद से हम परिचित हैं। देखिए MP की अगर बात करते हैं, मध्य प्रदेश की, तो वहां पे मक्का का MSP जो रेट है वो है 1850 रुपए।
लेकिन ऐसे भी उदाहरण हमें मिले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद ये 1850 रुपए वाला मक्का 800 रुपए 900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा गया है, यानी कि किसान को प्रति क्विंटल 1000 रुपए का हर्जाना झेलना पड़ा है। तो कैसे मान लें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सफल होगी ही होगी, क्योंकि हम इन चीज का एक्सपेरिमेंट पहले कर चुके हैं। और दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो विकसित देश हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, वो लोग इसको अपना चुके हैं। और एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अपनाने के बाद किसानों की सुसाइड रेट बढ़ी है। इसके लिए बाद में वहां के अमेरिका के, फ्रांस के किसानों को दोबारा से सब्सिडी देना शुरू हो गया है। तो जब उन विकसित देशों में, जो कि वहां के किसान लोग पढ़े लिखे हैं और काफी हमें कह सकते हैं कि वे विकसित हैं, जब वे लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से फायदा नहीं उठा सके, तो हमारे देश में तो किसान लगभग अनपढ़ हैं। वो कैसे उस प्रकार के दस्तावेज को पढ़ सकेंगे जिस पे उनका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा? वो कैसे एसडीएम के और जिलाधिकारी के ऑफिस में जा सकेंगे, केस लड़ सकेंगे, कैसे अपना पक्ष रख सकेंगे? काफी पेचीदा यहां पे हो जाएगा। गुजरात में भी हमें ऐसा उदाहरण देख चुके हैं। गुजरात में एक चिप्स कंपनी का किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आलू उत्पादक जो किसान थे, और बाद में उस चिप्स कंपनी ने किसानों के आलू को एक निम्न क्वालिटी का कहकर उसको खरीदना बंद कर दिया कि भाई जिस क्वालिटी का आलू हमें चाहिए था ये उस क्वालिटी का नहीं है। बाद में केस चला, हालांकि यहां पर किसानों की जीत हो गई थी। बहुत सारे किसान इकट्ठे हो गए, एक यूनियन बन गई और उस कंपनी के खिलाफ बहुत जोरदार मोर्चा निकाला गया। फिर जाकर कंपनी ने अपना केस वापस लिया। ऐसा भी हो सकता है कि किसान अपना हक जबरदस्ती ले लें, लेकिन क्या होगा, कैसे होगा? किसान की आय दुगनी होगी, नहीं होगी? व्यापारी शोषण करेंगे, नहीं करेंगे? ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। और तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होगी वो होगी ट्रेडर्स के मध्य और जो उस भूमि का मालिक है, मास्टर जो उस भूमि का, उसके मध्य। तो ऐसे भूमिहीन किसान जो बट्टे पर, किराए पर, ठेके पर जमीन लेकर उस पर खेती करते हैं, उनका क्या होगा? उनके बारे में सरकार ने क्या सोचा है? कुछ नहीं लिखा इस ऑर्डिनेंस में। तो यह भी सवाल खड़ा होता है कि वे भूमिहीन किसान किधर जाएंगे बेचारे? उनका क्या होगा? उनके लिए सरकार ने कुछ तो प्लानिंग करनी थी, लेकिन नहीं। और दूसरी बात, ऐसे भूमि के ऐसे मालिक जो कृषि करते ही नहीं है, अपनी भूमि को हमेशा के लिए वो बट्टे पे, किराए पे दे रहे हैं और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहते, तो ऐसी स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? तीसरा जो बिल है मित्रों, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। 1955 में ये एक अधिनियम बना था कि जो भी दलहन फसलें हैं, जो भी तिलहन फसलें हैं, या फिर जो खाद्यान्न हैं और कुछ आवश्यक वस्तुएं और इसमें निर्धारित की गई थी, जिनका भंडारण एक निश्चित सीमा तक हो सकता है। एक ऐसी सीमा फिक्स कर दी गई कि वे आप इस सीमा तक भंडारण कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं, ताकि काला बाजारी को रोका जा सके। लेकिन इस एक्ट में जो ये तीसरा बिल है अभी हम बात कर रहे हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन कर दिया और इसमें क्या लिख दिया कि दलहन, तिलहन, खाद्यान्न, आलू, प्याज, ये सब जो फसलें हैं, अगर कोई व्यापारी चाहे तो इनका जितना चाहे भंडारण कर सकता है। अब सरकार ये कह रही है, सरकार का आर्गुमेंट क्या है? सरकार कहती है कि भाई जब भी फसलें बाजार में आती है, बारिश होती है और बहुत सी फसल खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक्ट व्यापारियों को एक निश्चित सीमा से अधिक स्टॉक नहीं करने दे रहा। लेकिन जब हम इस सीमा को हटा देंगे तो व्यापारी जितना चाहे स्टॉक करें, और जब स्टॉक करेंगे तो वहां पे फसलें सुरक्षित रहेगी। ये सरकार का तर्क है और अच्छा भी लग रहा है। लेकिन किसानों का तर्क क्या है? ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जब फसल की कटाई होती है तो सभी इकट्ठी फसलें मार्केट में जाती है, मंडियों में जाती है, तो ये कह सकते हैं कि उसकी आपूर्ति बढ़ जाती है। और जब आपूर्ति बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, जो उसका रेट है वो डाउन आ जाता है। जैसे आलू है तो आलू 2 रुपये 3 रुपये किलो बिकते हैं, लेकिन जो ऑफ सीजन होता है, जब उसकी डिमांड बढ़ती है तो वही आलू 40-50 रुपये किलो, जैसे आजकल बिक रहा है, बिकेगा। तो किसान ये कह रहे हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हम स्टॉक लिमिट को बढ़ा रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्टॉक कर लिया जाए और फिर एक बनावटी ऐसा माहौल पैदा कर दिए, बनावटी कमी ऐसी लगे कि हाँ भी वास्तव में इस चीज की कमी आ गई है,
कमी आ गई है इसलिए इसका रेट बढ़ेगा। एक बनावटी कमी पैदा की जा सकती है और बनावटी कमी पैदा करके उस फसल का, उस वस्तु का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि आज हम देख रहे हैं आलू का, प्याज का कितना कितना रेट है। तो अगर ऐसा होगा, अगर वास्तव में स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मित्रों इस चीज़ को ध्यान में रखें कि इसमें सिर्फ किसानों का ही नुकसान नहीं होगा, देश की आम आवाम का भी इसमें नुकसान होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं ये नहीं कहता कि नुकसान ही होगा, आप मेरे शब्दों को समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि नुकसान ही होगा, फायदे हो सकते हैं, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो पूरे देश का होगा। हाँ, अगर फायदा हुआ तो भी पूरे देश का होगा। लेकिन उस समय हालांकि इस एक्ट की जरूरत थी ताकि क्या किया जाए कि बहुत ज्यादा स्टॉक न कर सके। सरकार को लग रहा है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए इसकी स्टॉक की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। सरकार का तर्क भी अपनी जगह सही है और हम देखते भी हैं कि गेहूं जब बाजार में पहुंचता है बिकने के लिए, और हर बार ऐसा होता है कि बरसात आती है और बहुत लाखों क्विंटल जो गेहूं है वो बोरियों में पड़ा पड़ा सड़ जाता है। तो सरकार का तर्क यहां पे सही है, लेकिन अब इसके कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो कि नकारात्मक हैं, उनसे भी हम पीछे नहीं हट सकते कि भाई जब बहुत ज़्यादा स्टॉक की छूट मिल जाएगी तो कालाबाजारी बढ़ सकती है। बिल्कुल बढ़ सकती है। तो दोनों ही पहलू हैं यहाँ पर। अब इन सारे मुद्दों पर बहस करने के बाद हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि भाई सोल्यूशन क्या हो इसका। भाई सरकार कह रही है बिल अच्छे हैं और किसान कह रहे हैं कि ये हमारे हित में नहीं है, तो किसान इसका सोल्यूशन क्या बता रहे हैं। हम किसानों का सोल्यूशन देखते हैं। किसान कहते हैं कि हम प्रोटेस्ट बंद कर देंगे, लेकिन इसका एक सोल्यूशन होना चाहिए। और सोल्यूशन में क्या मांग रहे हैं किसानों की डिमांड क्या क्या है, देखते हैं। पहला कह रहे हैं किसान कि ये जो ऑर्डिनेंस हैं ये वापस जाएं, यानी कि इन ऑर्डिनेंस को समाप्त कर दिया जाए, ये किसी काम के नहीं है, ये किसान कह रहे हैं। दूसरा, जो एपीएमसी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, एपीएमसी को समाप्त न किया जाए, मंडियों को समाप्त न किया जाए, इनको प्रोटेक्ट किया जाए, इसमें सुधार किया जाए, इनको सुरक्षित बनाया जाए। तीसरा, जो भी किसानों के लोन हैं वो क्लियर किए जाएं ताकि किसान कर्जे से मुक्ति पा सकें। और चौथा है एमएसपी निर्धारित की जाए, जो कि फसल उगाने में जो भी लागत होती है उसके 50% से अधिक हो। अगर मान लेते हैं कि फसल उगाने में 100 रुपये लगे हैं तो एमएसपी कम से कम इतना हो, 150 रुपये हो, ऐसा ये डिमांड हो रही है। तो ये 4 चीज़ों की किसान डिमांड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उसके बाद हम प्रोटेस्ट को बंद कर देंगे। लेकिन अभी क्या होगा, सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है, ये बात की बात है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। देखिए, मेरा कभी भी ये मकसद नहीं रहा है कि मैं किसी पार्टी विशेष का या किसी सरकार का विरोध करूं, लेकिन जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, उनको रखना मेरा अधिकार भी है। इसलिए मैंने यहाँ पे मुद्दों को सिर्फ रखा है। मैंने किसी भी तरीके से सरकार की किसी काम की निंदा करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की है। मैंने सरकार का पक्ष रखा है। सरकार का पक्ष क्या है, मैंने किसानों का पक्ष रखा है और फिर बाद में उसमें देखा कि फाइनली इस पर क्या डिसीजन हो सकता है। तो आई होप कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी को पढ़ेंगे, सुनेंगे, इसको एक्स्ट्रा वे में नहीं लेंगे। धन्यवाद।